रूस की क्रांति, यह नोट्स है एससीईआरटी बुक का जो बिहार बोर्ड में चलती है, उसमें है रूस की क्रांति का हम पढ़ेंगे और यह जो वीडियो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो रूस की क्रांति को किस नाम से जानते हैं, तो उसको बोल्शेविक क्रांति के भी नाम से भी जानते हैं। यह घटना कब घटी थी? 1917 को। कब हुई थी? नवंबर 7 नवंबर को और 25 अक्टूबर को सेम डेट माना जाता है। क्यों? ग्रेगोरियन कैलेंडर और जूलियन कैलेंडर जो 13 दिन पीछे चलते हैं। ठीक, तो बोल्शेविक क्रांति या रूस क्रांति के बाद क्या हुआ? तो मजदूरों और किसानों की सत्ता को स्थापित किया गया। नवंबर 1917 में यह क्रांति संपन्न हुई थी। साम्यवाद की स्थापना की गई थी। विश्व में सर्वप्रथम सर्वहारा वर्ग की सत्ता स्थापित हुई, यानी विश्व में सर्वप्रथम सर्वहारा वर्ग की सत्ता स्थापित कब हुई थी? तो रूस की क्रांति के समय हुई थी। सर्वहारा वर्ग का समर्थक कौन था? तो बोल्शेविक था। बोल्शेविक क्रांति के कारण क्या थे, या रूस की क्रांति के कारण क्या थे? तो रूस की क्रांति के कारण पहला कारण था कि जार की निरंकुश सत्ता एवं अयोग्य शासन। जार क्या था? जार एक निरंकुश शासक था और इसकी अयोग्य शासन क्या है, शासन चलाने में यह सफल नहीं हुआ था। बात करेंगे कि 1917 से पूर्व रूस में रोमनोव वंश का शासन था। किसका शासन था? तो रोमनोव वंश का शासन था। इस रोमनोव वंश का शासन कब समाप्त होता है? तो रोमनोव वंश का शासन रूस की क्रांति के बाद पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। लगभग यह 300 वर्षों तक शासन किया था रूस पे। जब रूस की क्रांति हुई थी उस समय रूस का जार कौन था? तो रूस का जार था निकोलस द्वितीय था। राजा को क्या मानते थे? राजा को दैवीय अधिकार में विश्वास था। अफसरशाही जो थे वो आस्था की जड़ थे और अकुशल थे। नियुक्ति का आधार जो था वो योग्यता नहीं थी। किसको की दैयनीय स्थिति कैसी थी? किसको की दैयनीय स्थिति देखने को मिलती है उस समय, यह भी रूस की क्रांति का कारण बनता है। लेकिन एक घटना मिलती है 1861 में। किसके समय? जार अलेक्जेंडर द्वितीय के समय। इसने क्या किया था कि कृषि दासता को समाप्त कर दिया था पूरी तरह से। किसने समाप्त किया था कृषि दासता को? तो अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया था। कब? 1861 ईस्वी में। लेकिन अलेक्जेंडर प्रथम के समय में जो कृषि दास समाप्त की गई थी वो आंशिक रूप से समाप्त की गई थी। उसके समय 37,000 जो कृषि थे वो दासता के गुलाम से मुक्त हुए थे। किसके समय में? अलेक्जेंडर प्रथम के समय में हुए थे। इसमें कुछ कोई भी सुधार नहीं हुआ। इतना परिवर्तन के बाद भी कोई सुधार देखने को नहीं मिलता था। खेत जो थे बहुत छोटे छोटे होते थे, पुराने ढंग से खेती होती थी, पूंजी का अभाव था और कर के बोझ में लोग दबे हुए थे। मजदूरों की स्थिति दयनीय थी, अधिक काम करना होता था, मजदूरी कम मिलती थी, कोई राजनैतिक अधिकार इनको नहीं प्राप्त था और हड़ताल भी नहीं कर सकते थे ये। औद्योगिकीकरण की समस्या, औद्योगिक जो था रूस में केवल कुछ ही क्षेत्रों में था, जैसे रूर क्षेत्र था और सेंट पीटर्सबर्ग था। यही दो क्षेत्र थे जो औद्योगिक क्षेत्र में यहाँ पे मिलते थे। राष्ट्रीय पूंजी का अभाव था यहाँ पे। उद्योगों के लिए किस पे? विदेशी पूंजी पर निर्भर थे। रूसीकरण की नीति, यानी कि राजा जो थे वो रूसीकरण की नीति अपनाने पे जोर दे रहे थे। और रूसीकरण की प्रक्रिया किसके समय में ज़्यादा शुरू हुई थी? तो अलेक्जेंडर तृतीय के समय में शुरू हुई थी। सोवियत रूस विभिन्न राष्ट्रीयताओं देश का क्या था? यह यहाँ पे कई राष्ट्रीयता के लोग रहते थे, जैसे स्लाव जाति के लोग रहते थे रूस में, और फिनलैंड के लोग थे, पोलैंड जर्मनी के यहूदी भी यहाँ पे रूस में मौजूद थे। तो जो जार निकोलस था इन सभी के ऊपर किसका हक जमाना चाह रहा था? तो रूसी भाषा का, रूसी शिक्षा का, रूसी संस्कृति का यह थोपने का प्रयास कर रहा था। 1863 में इस प्रक्रिया का विरोध किया गया था। क्यों? 1863 में जब कौन आता है? निकोलस थर्ड आता है। निकोलस थर्ड आता है 1861 में। किसकी मृत्यु होती है? निकोलस द्वितीय की मृत्यु हो नहीं, अलेक्जेंडर द्वितीय की मृत्यु। अलेक्जेंडर जब थर्ड आता है तो वो क्या करता है कि पूरी नीति अपनाता है कौन सी? रूसीकरण करने का। तो उस समय भी विरोध किया गया था। किसके द्वारा? पोलैंड के द्वारा। विदेशी घटनाओं का प्रभाव, कौन सी घटना घटी थी विदेशी घटना में? तो विदेशी घटना में घटी थी क्रीमिया का युद्ध। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? तो क्रीमिया का युद्ध हुआ था 1856 में। क्रीमिया का युद्ध हुआ। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? 1853 से 1856, 3 साल तक चला था। कब शुरू हुआ था? तो क्रीमिया का युद्ध शुरू हुआ था 5 अक्टूबर 1853 को। किसके किसके बीच हुआ था? तो रूसी साम्राज्य और फ्रांस, ब्रिटेन, सार्डिनिया और तुर्की के गठबंधन के बीच हुआ था। यानी कि एक तरफ रूसी साम्राज्य था, दूसरी तरफ फ्रांस था, ब्रिटेन था और सार्डिनिया और तुर्की थे। सार्डिनिया में कौन था? तो सार्डिनिया में इटली का राज्य था और तुर्की ऑटोमन साम्राज्य था। ये सब संगठन बना के किसके साथ लड़े थे? तो रूस के साथ लड़े थे। कब? 5 अक्टूबर 1853 को। तो 1853 से 1856 तक क्रीमिया का युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध कहाँ पे लड़ा गया था? तो यह युद्ध, क्रीमिया का युद्ध कहाँ पे लड़ा गया था? तो क्रीमिया का युद्ध काला सागर के आसपास, विशेष रूप से क्रीमिया प्रायद्वीप में हुआ था। और यह युद्ध समाप्त कब हुआ था? तो 1856 में समाप्त हुआ था। यह युद्ध रूस की विस्तारवादी नीतियों और तुर्की के धार्मिक मामलों में रूस की दखलंदाजी के कारण शुरू हुआ था। इसमें यूरोपीय शक्तियों ने रूस को रोका था। तो यह थी क्रीमिया के युद्ध के बारे में छोटी सी जानकारी। अब बात करेंगे रूस और जापान का जो युद्ध हुआ था। रूस और जापान का युद्ध कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। किसकी हार हुई थी? तो इसमें रूस की हार हुई थी। रूस की हार होने से क्या हुआ कि वहाँ पे क्रांति होती है। कहाँ पे? रूस में क्रांति होती है, जिसको 1905 की रूस की क्रांति कही जाती है या रूस की पहली क्रांति की कही जाती है। ठीक है, रूस की पहली क्रांति 9 जनवरी 1905 को मानी जाती है। तो 9 जनवरी या 22 जनवरी, जो भी दोनों ऑप्शन में से आएगा वो मार देंगे, 9 जनवरी या 22 जनवरी। तो 9 जनवरी 1905 को रोटी दो किनारे से, कौन से नारे से? रोटी दो किनारे से सड़कों पर प्रदर्शन लोग करने लगे थे। यह भीड़ कहाँ पहुँचती है? तो यह भीड़ सेंट पीटर्सबर्ग की महल की तरफ बढ़ रही थी। इस भीड़ पर किसने गोली चलाने का आदेश दिया? तो जार निकोलस ने गोली चलाने को आदेश दिया। और इसी समय बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। इस दिन कौन सा दिन था? तो संडे था, इसलिए इस दिन को क्या कहा जाता है? खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। जैसे ही ये घटना घटती है तो पूरे रूस में क्रांति में फैल जाती है। कहाँ पे? पूरे रूस में फैल जाती है।
रूस की क्रांति, जो पहली रूस की क्रांति हुई थी, उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी किसकी थी? तो सबसे ज़्यादा भागीदारी किसानों की थी। यह बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि पहली जो रूस की क्रांति हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी किसकी थी? तो सबसे ज़्यादा भागीदारी किसानों की थी। किसको थी? किसानों की थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सरकार कब झुकती है? तो सरकार 1905 को झुक जाती है और किसका गठन करने का आदेश देती है? तो ड्यूमा का गठन करने की आदेश देती है। लेकिन क्रांति कमजोर कब हो जाती है? 1906 में क्रांति कमजोर हो जाती है और ड्यूमा की भी जो अधिकार दिए गए थे उनके कुछ अधिकार छीन लिए जाते हैं। रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव तथा बुद्धिजीवियों का योगदान, यह भी रूस की क्रांति को, जो 1900 क्रांति हुई थी 1917 में, उसको प्रभावित करती है। तो कौन से थे? वार एंड पीस की रचना किसने की थी? तो वार एंड पीस की रचना लियो टॉलस्टॉय ने की थी। किसने की थी वॉर एंड पीस की रचना? लियो टॉलस्टॉय ने की थी। और कौन विचारक थे? तो यहाँ पे दोस्तोवास्की थे, तुर्गनेव थे, जैसे विचारक यहाँ देखने को मिलते हैं। मार्क्सवादियों ने मजदूरों के बीच काम करना शुरू कर दिया इस समय। रूस का पहला साम्यवादी किसे कहा जाता है? तो रूस का पहला साम्यवादी प्लेखेनोव था। कौन था रूस का पहला साम्यवादी? तो प्लेखेनोव था। इसने कौन सी पार्टी की स्थापना करी? तो प्लेखेनेव ने प्लेखेनेव ने किस पार्टी की स्थापना की? तो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक, यानी कि रशियन सामाजिक प्रजातांत्रिक पार्टी की स्थापना किसने की थी? प्लेखेनेव ने की थी। और यह जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी, एक ऐसी पार्टी थी तो साम्यवादी दल की पूर्ववर्ती पार्टी थी, ठीक है। यह इस पार्टी में कब विखंडन हो गया? तो 1903 में साधन और अनुशासन के मुद्दे पर, किस पे? साधन और अनुशासन के मुद्दे पर इन पार्टी में फूट पड़ गई। इसके परिणाम स्वरूप दो, एक बोल्शेविक में विखंडित हुई, एक मेंशेविक में विखंडित हो गई। बोल्शेविक को बहुमत वाला दल कहा जाता था, जो सर्वहारा क्रांति का पक्षधर था, और अल्पमत वाला दल जो था, जो मेंशेविक था, जो मध्यवर्गीय क्रांति का पक्ष था। बोल्शेविक किसकी मांग करता था? तो बोल्शेविक कहता था कि केवल क्रांतिकारी ही भाग लेंगे, और अल्पमत कहता था कि इसमें क्रांतिकारी और मजदूर, किसान दोनों इसमें शामिल होंगे, ठीक है। तो इस अनुशासन के रूप में ये पार्टी टूट गई थी। सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी की गठन कब किया गया था? तो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन 1901 में किया गया था। सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी किसकी मांग उठाती थी? तो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी जो थी वह किसानों की मांग को उठाती थी, यानी कि सामाजिक क्रांतिकारी पार्टी जो थी, सामाजिक क्रांतिकारी। तो समाज का क्रांतिकारी कौन होगा? तो समाज का क्रांतिकारी किसान ही होगा। तो समाज के क्रांतिकारी में किसकी बात होगी? तो किसान की बात होगी। तो इसीलिए जो सामाजिक क्रांतिकारी पार्टी थी, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी थी, उसमें किसकी मांग उठती थी? तो उसमें किसानों की मांग उठती थी। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होकर मजदूर एवं किसानों का संगठन रूस की क्रांति का एक महान कारण साबित हुआ। किसानों का संगठन जो था या मजदूरों का संगठन था, या रूस की क्रांति के लिए क्या एक महान कारण साबित हुआ? किसका संगठन? रूस का, किसानों का संगठन और मजदूरों का संगठन। तात्कालिक कारण की बात करें तो तात्कालिक कारण में प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में रूस मित्र देश की तरफ से शामिल हुआ था। युद्ध में शामिल होने का एकमात्र उद्देश्य क्या था? रूस प्रथम विश्व युद्ध में क्यों शामिल हुआ? तो रूस प्रथम विश्व युद्ध में इसलिए शामिल हुआ था क्योंकि वह अपनी जनता का आंतरिक मामलों को भूलकर बाहरी मामलों में उलझाए रखने का सोच रहा था। चारों तरफ रूसी सेना की हार हुई और उनके पास पर्याप्त कुछ नहीं था। युद्ध के बीच जार निकोलस द्वितीय ने सेना की कमान संभाली। जब प्रथम विश्व युद्ध में हार रहे थे तो युद्ध की सेना की कमान किसने संभाली? तो जार प्रथम ने संभाली थी। जार प्रथम कहाँ से आ गया यार? निकोलस द्वितीय था ना। और निकोलस द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था? जरीना था। और इसी को अपने दरबार का जिम्मा सौंप के चला जाता है। लेकिन इसका गुरु कौन था? राजपुतिन था, जो पादरी था। वो षड्यंत्र रचते रहता था। इसकी दीवानी थी पूरी जरीना। इसके चलते राजतंत्र की प्रतिष्ठा क्या हो गई? गिर गई। मार्च की क्रांति जो होती है, कब होती है मार्च की क्रांति? तो निरंकुश राजतंत्र का अंत होता है। कब? 7 मार्च 1917 ईस्वी को क्या होता है? 7 मार्च 1917 ईस्वी को पेट्रोगार्ड, कहाँ पे? पेट्रोगार्ड में, जिसका नाम था वर्तमान लेनिनग्राद, नाम कर दिया गया था। यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उसी समय, उसी के दौरान सेंट पीटर्सबर्ग का नाम पेट्रोगार्ड कर दिया था, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जो नाम था वो जर्मनी का नाम था। इसलिए युद्ध के समय ही, प्रथम विश्व युद्ध के बीच में ही सेंट पीटर्सबर्ग का नाम पेट्रोगार्ड कर दिया गया था और बाद में इसका नाम लेनिनग्राद कर दिया गया था, ठीक है। पेट्रोगार्ड की सड़कों पर किसान मजदूरों ने जुलूस निकाला और रोटी दो के नारे लगाए थे। कब? 7 मार्च 1917 को। 8 मार्च को कपड़ा मिल में, कब? 8 मार्च को कपड़ा मिल में महिलाओं ने रोटी दो की मांग करते हुए हड़ताल कर दी, ठीक है। यानी कि 8 मार्च, यानी 7 मार्च को शुरुआत होती है। 8 मार्च को आपको पता है, 8 मार्च का डेट पता है ना कि 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। तो 8 मार्च पकड़ लो आराम से, उस दिन महिलाएं करती हैं। उससे एक दिन पहले यानी 7 मार्च को कौन आंदोलन करता है? तो किसान और मजदूर जो हैं वो नारा लगाते हैं। 9 मार्च को देखते हैं तो मजदूर के जो पुरुष थे वो भी इनकी भीड़ में शामिल हो जाते हैं। सेना को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया जाता, लेकिन सेना ने विद्रोह खड़ा कर देती है। जार की सबसे बड़ी विश्वस्त टुकड़ी कौन सी थी? तो जार की जो सबसे विश्वस्त टुकड़ी थी उसको नाम था प्रोओब्राशेंस्की। क्या नाम था? प्रोओब्राशेंस्की नाम रखा था विश्वस्त सेना टुकड़ी का। वो अभी क्या कर देती है? विद्रोह कर देती है। 12 मार्च 1917 को जार गद्दी त्याग देता है। जार गद्दी को कब त्यागता है? तो 12 मार्च 1917 को गद्दी त्याग देता है। 12 मार्च 1917 को यह घटना घटी थी। रूस पर
से किसका शासन वंश खत्म हो जाता है? तो रोमनोव वंश का शासन समाप्त हो जाता है। उसके बाद लुबाब के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? तो लुबाब के नेतृत्व में 15 मार्च को एक बुर्जुआ सरकार का गठन हुआ, जो राजनीतिक स्वामित्व की सिद्ध हुई थी, जो राजनीतिक स्वतंत्रता सिद्ध हुई थी। ठीक है, सर्वप्रथम किसकी सरकार बनती है? तो जब जार निकोलस द्वितीय सत्ता छोड़ देता है तो 15 मार्च को लुबाब के नेतृत्व में एक बुर्जुआ सरकार बनती है। बुर्जुआ सरकार गिर जाती है कुछ समय बाद, और इसकी जगह कौन आता है? तो इसकी जगह केरेंस्की के नेतृत्व में उदारवादी सरकार गठित होती है। ठीक है, यानी कि जार निकोलस जब चला जाता है तो लुबाब के नेतृत्व में सरकार का गठन होता है, लेकिन केरेंस्की क्या करता है? अपने हाथ में ले लेता है और उदारवादी सरकार का गठन करता है। कौन? केरेंस्की। और युद्ध जारी रखता है, युद्ध की नीति को जारी रखता है। उदारवादी सरकार का उद्देश्य क्या था? कि जनतांत्रिक और वैधानिक सरकार गठित करना है, मित्र राष्ट्रों के सहयोग से युद्ध चलाना है, व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा करनी है, संविधान सभा द्वारा भूमि की समस्या सुलझाना है और रूस की समस्त संस्थाओं को सुधार करना है। किंतु बोल्शेविकों ने इस सरकार को स्वीकार नहीं किया। कौन सी सरकार को? उदारवादी सरकार को। उदारवादी सरकार किसने स्थापित की थी? तो केरेंस्की ने स्थापित की थी। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917। जार के समय 1914 में लेनिन को रूस से निर्वासित कर दिया गया था। लेनिन को रूस से कब निर्वासित किया गया था? तो लेनिन को रूस से 1914 में निर्वासित किया गया था। निर्वासन के समय वो अपना जीवन कहाँ व्यतीत कर रहा था? तो लेनिन निर्वासन के समय अपना जीवन स्विट्जरलैंड में व्यतीत कर रहा था। मार्च 1917 की क्रांति के समय जर्मनी की सहायता से रूस पहुंचता है, यानी कि लेनिन जो 1914 में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था स्विट्जरलैंड में, किसकी सहायता से रूस पहुंचता है? तो जर्मनी की सहायता से मार्च 1917 में रूस पहुंचता है। लेनिन रूस कब पहुंचता है? तो वो अप्रैल 1917 में पहुंचता है। कब पहुंचता है? अप्रैल 1917 में। कहाँ पे? पेट्रोग्राद में पहुंचता है। लेनिन ने क्या घोषणा की? तो लेनिन ने घोषणा की कि रूसी क्रांति पूरी नहीं हुई है। क्या कहता है? कि रूसी क्रांति राजनीतिक रूप से पूरी नहीं हुई है। उसने बोल्शेविकों के कार्यक्रमों को स्पष्ट किया कि जिसे अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। नहीं, अप्रैल थीसिस किसने बनाई थी? तो लेनिन ने बनाई थी अप्रैल थीसिस। लेनिन के 3 नारे क्या थे? लेनिन के 3 नारे थे, भूमि, रोटी और शांति। क्या थी? लैंड, रोटी और पीस। केरेंस्की सरकार के खिलाफ लेनिन ने और उसका साथ दे रही जनता ने 7 नवंबर, कब? 7 नवंबर 1917 को, जिसे पुराना जूलियन कैलेंडर 25 अक्टूबर 1917 कहा जाएगा, यानी कि 13 दिन पीछे चलता है जूलियन कैलेंडर। जूली 13 दिन पीछे चलती है, इससे ग्रेगेरियन से जूली 13 दिन पीछे चलती है। ठीक, तो बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंकघर, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा सरकारी भवन पर अधिकार कर लिया। केरेंस्की रूस छोड़कर भाग गया। कौन भाग जाता है? तो केरेंस्की रूस छोड़कर भाग जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसी को अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यह घटना 25 अक्टूबर को घटी थी या 7 नवंबर को घटी थी, लेकिन 7 नवंबर को घटी थी, लेकिन इसको अक्टूबर क्रांति ही कही जाती है। इसके बाद बोल्शेविकों का अध्यक्ष कौन था? बोल्शेविकों का अध्यक्ष लेनिन बनता है। और विदेश मंत्री कौन बनता है? तो ट्राटस्की बनता है। पहली बार शासन सत्ता सर्वहारा वर्ग के हाथ में आई थी। लेनिन ने पहला काम क्या किया कि जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिबोस्टक की संधि की थी। किसकी? जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिबोस्टक की संधि की। इस संधि में क्या किया गया? तो इस संधि में रूस को 1/4 भाग गंवाना पड़ा था। किसका? 25% भाग गंवाना पड़ा। लेनिन प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया। लेनिन प्रथम विश्व युद्ध से कब बाहर होता है? तो नवंबर में बाहर हो जाता है। देश की आंतरिक समस्याओं पर ध्यान दिया। इसी समय रूस में गृह युद्ध की समस्या उत्पन्न हो जाती है। गृह युद्ध कब होता है? 1918 से 1920 तक गृह युद्ध चलता है। इस गृह युद्ध में कौन हस्तक्षेप कर रहा था? तो अमेरिका थे, जापान थे, ब्रिटेन और फ्रांस ने हस्तक्षेप करते हुए सोवियत रूस पर आक्रमण किया था। कौन कौन? अमेरिका, जापान, ब्रिटेन और फ्रांस थे। फ्रांस दिया हुआ है, इसमें ग्रीस और यूनान भी शामिल थे। ठीक है, और कौन थे? तो और वो थे जो बोल्शेविक की सत्ता को एक्सेप्ट करते थे, लेकिन क्रांतिकारी विचार को एक्सेप्ट नहीं करते थे। वो भी इस गृह युद्ध में शामिल थे। और कौन थे? उदारवादी लोग थे। ठीक है, और रूढ़िवादी लोग भी इसको विद्रोह का समर्थन कर रहे थे। लेनिन इन विद्रोहियों का साहसपूर्वक सामना किया। लेनिन ने आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए क्या किया? तो लेनिन ने आंतरिक विद्रोह दबाने के लिए चेका नामक, कौन सी? चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन बनाया था। क्या बताया था? चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन बनाया। ट्राटस्की के नेतृत्व में एक विशाल सेना, किसके नेतृत्व में? ट्राटस्की के नेतृत्व में एक विशाल सेना गठित की, जिसे क्या कहा जाता था? लाल सेना कहा गया। इसने विदेशी हमलों को सफलतापूर्वक सामना किया। गुप्त पुलिस विद्रोही को गिरफ्तार कर लेती थी और इस तरह अंतिम विद्रोह दबाने में लेनिन सफल रहा। लेनिन ने एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की। विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन था? तो विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन था? तो रूस था। कब? 1917 में रूस का नया संविधान बनाया गया और इसके द्वारा रूस का नया नाम क्या रखा गया? तो USSR रखा गया, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी कि सोवियत समाजवादी गणराज्य नाम रखा गया था, USSR। लेनिन ने एक नए राज्य में प्रतिनिधि सरकार की व्यवस्था की। कौन सी सरकार की? प्रतिनिधि सरकार की व्यवस्था की। निचले स्तर पर क्या रखा गया? तो निचले स्तर पर सोवियत नामक स्थानीय समितियां बनाई गई थी। सभी सोवियतों के सदस्यों को मिलाकर एक राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया। यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस तरह किया गया? तो सभी सोवियत के सदस्यों को मिलाकर इसकी कार्यकारिणी शक्ति एक केंद्रीय समिति को सौंपा गया। और इसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष लेनिन था।
मंत्रिमंडल सदस्यों का चुनाव इसी में हुआ। लेनिन के नए संविधान के द्वारा, लेनिन का ने जो नया संविधान बनाया था उसमें वोट देने के अधिकार को कितना किया था, तो 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिकों को मताधिकार दिया जो उत्पादक श्रम द्वारा अपनी आजीविका चलाते हैं। काम कराने के अधिकार को संवैधानिक बनाया गया। उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व समाप्त किया गया। उद्योगों पर मजदूरों का नियंत्रण स्थापित। बैंकों, उद्योगों, रेलों, जल परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। बोल्शेविक दल का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किया गया। लाल झंडे पर किसका प्रतीक था, तो लाल झंडे पर हंसुए और हथौड़े को सुशोभित कर देश का राष्ट्रीय झंडा बनाया गया। फिर यह झंडा किसका प्रतीक हुआ, तो यह झंडा साम्यवाद का प्रतीक बन गया। भूमि के पुनर्वितरण की समस्या को निपटाने के लिए लेनिन ने क्या किया, तो एक आदेश के तहत भूमि स्वामियों की भूमि किसानों के बीच पुनर्वितरित की जाए। क्या कहा था कि भूमि स्वामियों की भूमि किसानों के बीच पुनर्वितरित की जाए। जो किसान भूमि पर पहले से ही कब्जा जमा रखे थे, इस आदेश के तहत लेनिन ने वैधता प्रदान की। इस आदेश की आलोचना हुई कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में भूमि पर राज्य का नियंत्रण होता है। लेनिन ने कहा कि किसान बहुमत में है जबकि बोल्शेविक दल अल्पमत में है। उत्पादन की समस्या से निपटारे के लिए क्या किया था, तो लेनिन ने युद्धरत साम्यवाद को लागू किया। उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए लेनिन ने क्या किया, तो लेनिन ने युद्धरत साम्यवाद को लागू किया। युद्धरत साम्यवाद के तहत क्या क्या कार्य था, तो फैक्ट्री के तकनीकी विदों पर नियंत्रण स्थापित किया गया। मजदूरों की सहायता से फैक्ट्री पर उनका नियंत्रण स्थापित किया गया। किसका, मजदूरों का। किसानों पर भी नियंत्रण लगाया एवं किसानों से बलपूर्वक अनाजों की वसूली की जाने लगी। फैक्ट्री में श्रमिक हड़ताल पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाया गया। फिर वही प्रक्रिया शुरू हो गई थी जो पहले चल रही थी। परंतु उत्पादन के प्रति चले युद्धरत साम्यवाद के खिलाफ रूस में भयंकर प्रतिक्रिया हुई। यानी कि जो उत्पादन के प्रति जो युद्धरत साम्यवाद लागू किया गया था उससे रूस के खिलाफ, भाई जो जिसके लिए लोग आज़ाद हुए थे उस प्रक्रिया तुम खुद फिर से अपना रहे हो तो क्या करेगा, क्रांतिकारी नहीं होगी। जबरदस्त वसूली के रूप में भय से किसानों ने अपना अनाज जलाना शुरू कर दिया। इसके चलते 1920-21 में उत्पादन की स्तर काफ़ी गिर गया। भुखमरी की समस्या फिर से उत्पन्न हो गई। विदेशी सहायता के बावजूद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। अंततः लेनिन ने अपनी नीति में संशोधित किया और नई नीति में क्या परिणाम लाया, तो नई आर्थिक नीति का परिणाम लाया, यानी न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी। किसने लाया था, तो लेनिन ने लाया था। लेनिन अब समझ गया था कि पूरी तरह समाजवादी व्यवस्था लागू करना या पूंजीवादी दुनिया से टकराना संभव नहीं है। ऐसा विचार था किसका, ट्राटस्की रखता था। ऐसा विचार कौन रखता था, तो ट्राटस्की रखता था। 1921 में जो न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी कब लाई गई थी, 1921 में। इस नीति के तहत क्या घोषणा की गई थी, तो नई इकोनॉमिक्स पॉलिसी के तहत यह घोषणा की गई कि मार्क्सवादी मूल्यों से कुछ हद तक समझौता करना पड़ा। नई आर्थिक नीति के क्या लक्ष्य थे, तो नई आर्थिक नीति के लक्ष्य थे कि किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया। बचा हुआ अनाज किसानों का था और वह इसका मनचाहा इस्तेमाल कर सकते थे। दूसरा, सिद्धांत रूप से जमीन राज्य की है लेकिन व्यवहारिक रूप से जमीन जो है वह किसान की है। तीसरा, 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योग को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। चौथा, उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। पांचवा, निर्णय और क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न इकाइयों को काफ़ी हद तक छूट दी गई। ठीक। छठा क्या है कि विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। सातवां, व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू की गई। आठवां, विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए। और नौवां, ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। ये सब कब हुआ था, तो नई एजुकेशन इकोनॉमिक्स यार एजुकेशन नई आर्थिक नीति बोल साहब नई आर्थिक नीति के तहत ये सब प्रोसेस हो रहा था। नई आर्थिक नीति के द्वारा क्या हुआ, कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई। नई आर्थिक नीति की किसकी आलोचना हुई, तो लेनिन की आलोचना की गई। भाई गवर्नमेंट की तो आलोचना होते ही रहेगी चाहे तुम जितना भी कुछ कर लो। जवाब में लेनिन ने क्या कहा था, जब नई आर्थिक नीति के परिप्रेक्ष्य में लेनिन की आलोचना की गई तो लेनिन क्या कहता है, तो लेनिन कहता है कि 3 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे हटना फिर भी 2 कदम आगे रहने के ही समान है। ठीक है। किसके बारे में कहा था, तो नई आर्थिक नीति के बारे में कहा था। और जब साम्यवाद में भूमि वितरण का प्रक्रिया अपनाया था तो उस समय क्या कहा था, तो उस समय कहा था कि साम्यवाद जो है वह अल्पमत में है और किसान बहुमत में है। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई। कहीं कहीं इसको 1925 बताया जाता है, ये ध्यान रखना होगा कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो 1924 में हुई। उसका उत्तराधिकारी की समस्या कब उत्पन्न हो जाती है, तो लेनिन की मृत्यु के बाद। विभिन्न समूहों और नेताओं के बीच संघर्ष के चल रहे थे तो इस संघर्ष में विजय किसकी होती है, तो स्टालिन की विजय होती है। स्टालिन ने किसको निष्कासित कर दिया, तो जो लेनिन का मंत्री कौन था, ट्राटस्की था, उसको निष्कासित कर देता है। कब, 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में किसको निष्कासित कर देता है, तो ट्राटस्की को निष्कासित कर देता है। 1930 वे सभी नेता खत्म कर दिए गए जो क्रांति में और उसके बाद के वर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजनीतिक भाषण, प्रेस की स्वतंत्रता नष्ट हो गई। किसके समय, स्टालिन के समय। कब राजा बनता है, 1925 में बनता है। पार्टी के अंदर मतभेदों को भी स्वीकार नहीं किया जाता था। स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव था। किस पार्टी से संबंधित था स्टालिन, तो कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव था।
और अपनी मृत्यु तक वह तानाशाही व्यवहार करता रहा। तो जो हम देखते हैं कि रूस के साम्राज्य में जितने भी शासक हुए थे सब क्या थे, सब तानाशाही थे। तो उसी तानाशाही में स्टालिन का भी नाम आता है कि जब यह 1925 में बनता है और 1953 तक यानी अपनी मृत्यु तक यह तानाशाही की प्रक्रिया को अपनाए रहता है। स्टालिन के तानाशाही का जो किन क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, तो समाजवाद के निर्माण पे, मार्क्सवाद के विचार पे, मानवतावादी आदर्शों पे और कला और साहित्य के विकास पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके बावजूद भी स्टालिन के ने कुछ अच्छे कार्य किए थे। कुछ अच्छा कार्य कौन सा किया था स्टालिन ने, तो रूस को विश्व में पहचान दिलाई। रूस को विश्व में पहचान किसने दिलाई थी, तो रूस को विश्व में पहचान स्टालिन ने दिलाई थी। इसने 3 पंचवर्षीय योजनाओं लागू किया था। किसने, स्टालिन ने 3 पंचवर्षीय योजना लागू किया था। कौन सा, औद्योगिक क्रांति को शिखर पे यानी औद्योगिक उन्नति को, औद्योगिक क्रांति को नहीं, औद्योगिक उन्नति को शिखर पे किसने पहुंचाया था, तो स्टालिन ने बनाया था। स्टील से स्टालिन हो जाएगा, स्टील से तो स्टालिन। औद्योगिक क्रांति को कौन ऊपर पहुंचाएगा, तो स्टील पहुंचाएगा। तो स्टील पहुंचाएगा तो पता क्लियर हो गया कि स्टालिन पहुंचाएगा औद्योगिक क्रांति को, ठीक। और विश्व में रूस का स्थान कौन दिलवाएगा, तो स्टालिन दिलवाएगा। कृषि का आधुनिकीकरण कौन करता है, तो कृषि का आधुनिकीकरण स्टालिन करेगा भाई, साफ साफ सी बात है। तो कृषि का आधुनिकीकरण करने के लिए हथियार चाहिए, तो हथियार स्टील ही देगा ना। विज्ञानों की उन्नति हुई। रूस क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा, तो रूस क्रांति के बाद श्रमिक अथवा सर्वहारा वर्ग की सत्ता स्थापित हो गई। रूस क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर पर 2 खेमों विभाजित हुए। कौन कौन से, साम्यवादी विश्व में और पूंजीवादी विश्व में। इसके बाद यूरोप की 2 भाग में हो गए थे। कौन कौन से, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप में बट गए। धर्म सुधार आंदोलन के बाद और साम्यवादी क्रांति से पहले यूरोप में वैचारिक आधार पर इस तरह का विभाजन नहीं देखा गया था। यानी पूछा जाएगा कि धर्म सुधार आंदोलन के बाद, धर्म सुधार आंदोलन कब हुआ था, जब जेरूसलम का युद्ध हुआ था, ठीक है। जेरूसलम का युद्ध हुआ था, उस समय के बाद से लेके और साम्यवादी क्रांति यानी 1917 से पहले यूरोप में वैचारिक आधार पर इस तरह का विभाजन कभी नहीं देखा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूंजीवादी विश्व तथा सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हो गई। यानी कि सोवियत विश्व और पूंजीवादी विश्व कब, किस क्रांति के बाद होता है, तो रूसी क्रांति के बाद होता है। पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप किस युद्ध के बाद बढ़ जाता है, तो रूसी क्रांति के बाद बढ़ जाता है। रूसी क्रांति के बाद आर्थिक आयोजन के रूप में पूंजीवादी देश ने भी अपनाया, यानी कि आर्थिक आयोजन के रूप को किसने अपनाया था, तो पूंजीवादी देशों ने भी अपनाया था। रूस की क्रांति ने एशिया भी अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति को प्रोत्साहन मिला था। बात करेंगे मिखाइल गोर्बाचोव के बारे में। मिखाइल गोर्बाचोव कौन था, तो 1985 ईस्वी में राष्ट्रपति बने, यानी रूस के राष्ट्रपति 1985 में कौन बना था, तो मिखाइल गोर्बाचोव बना था। इन्होंने किसकी अवधारणा पेश की, तो मिखाइल गोर्बाचोव ने पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्गठन किया और ग्लासनोस्ट यानी खुलापन की अवधारणा पेश की। किसकी अवधारणा पेश की, तो पुनर्गठन और खुलापन की अवधारणा पेश की। पुनर्गठन को पेरेस्ट्रोइका कहा जाता है और खुलापन को ग्लासनोस्ट कहा जाता था, ठीक है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, तो सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1991 में हुआ। शीत युद्ध की प्रक्रिया कब चल रही, तो शीत युद्ध की प्रक्रिया, इस युद्ध में पूंजीवाद गुट का नेता अमेरिका था और साम्यवादी गुट का नेता सोवियत रूस था। उसको हम क्या कहते हैं, शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। तो यह थी एससीईआरटी बुक का रूसी क्रांति का पॉइंट्स। इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स को लिख के हम उसको नोट्स के रूप में तैयार करते हैं। जैसे 1 सिंगल क्वेश्चन आते हैं कि रूस क्रांति का, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, लड़ाई कब हुई थी, इसका नेतृत्व किसने किया था, आर्थिक नीति किसने लागू की थी। तो 1 नंबर वाले में इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।